गुड आफ्टरनून क्लास। चलिए, हम लोगों ने संडे को महा मैराथन की थी अपने प्रश्नों की श्रृंखला में। अब उसी श्रृंखला को, प्रश्नों की उसी श्रृंखला को हम लोग आज बढ़ाते हैं प्रैक्टिस के रूप में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। चलिए, पहला प्रश्न है आपका, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका होती है? ठीक है ना। पहला प्रश्न आपका क्या है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका है? पहला ऑप्शन है आपका नाम मात्र की भूमिका है, दूसरा ऑप्शन है आपका महत्वपूर्ण भूमिका है, तीसरा ऑप्शन है आपका पूर्वानुमेय भूमिका है और चौथा ऑप्शन है आपका आकर्षक भूमिका है। चलिए इसका आंसर कीजिए आप सभी। चलिए आंसर कीजिए भाई इसका सभी लोग। आंसर कीजिए भाई इसका सभी लोग। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, नाम मात्र की भूमिका है। देखिए, जो हमारा व्यक्तित्व होता है वो हमें अपने वंशानुक्रम के द्वारा जो मिलता है, उसमें हमारी कुछ चीजें जो होती हैं वो हमें अपने माता पिता या अपने पूर्वजों से मिलती हैं, लेकिन बहुत सारी, जब हमारी जो पर्सनालिटी बनती है वो 1 या 2 दिन में नहीं बनती है, बल्कि क्या होता है उसको बनने में बहुत समय लगता है। हम उसको समय समय पे कुछ चीजें जो है हम सीखते भी रहते हैं और कुछ चीजें क्या है हमें लगता है कि ये हमारे व्यक्तित्व के लिए सही नहीं है, तो हम उस चीज को क्या है, उस चीज का हम हटाते भी रहते हैं। तो वंशानुक्रम से जो चीजें हमें मिली हैं, अगर हमें अपने व्यक्तित्व को निखारना है, अपने व्यक्तित्व में चीजें अच्छी करनी है, तो वो क्या है, हम उस आधार पे, अपने वातावरण के आधार पर या अपनी चीजों के आधार पर हम उस अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो है वो आप कई ऐसे परिवारों के जो बच्चे होते हैं जहां पर कि उनको बहुत अच्छा, उनका माता पिता का जो होता है वो पिछला जो वंशानुक्रम होता है बहुत आप उसको अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन वहीं पर क्या होता है, एक बच्चा जो होता है सबसे अलग होता है, उसमें किसी चीज में उनकी कोई बहुत ज्यादा उसको क्या होता है, अपने परिवार की जो चीजें होती है उसके साथ कोई उसका मिलान नहीं होता है। तो कहने का मतलब कि जो व्यक्तित्व होता है हम उसको अपने आधार पर उसको कैसा बनाना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। चलिए, कई बार बहुत अच्छे माता पिता भी होते हैं, जहां पर बहुत पढ़े लिखे माता पिता होंगे, बहुत मूल्यवान होंगे, लेकिन वहां पर भी जो बच्चे बनते हैं कई बार होता है वो अपराधी बन गए या कई बार कोई अन्य हिंसक कार्य कर लिए। तो ये सब क्या होता है, इसमें आपका वातावरण, आपका वहां पे क्या चीजें आपको प्रभावित कर रही हैं, आप किससे प्रभावित हो रहे हैं, ये सबसे ज्यादा भूमिका निभाते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की में क्या भूमिका निभाते हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका मनोवैज्ञानिक एजेंसी है, दूसरा ऑप्शन है आपका प्राथमिक एजेंसी है, तीसरा ऑप्शन है आपका मध्य एजेंसियां हैं और चौथा ऑप्शन है आपका द्वितीयक एजेंसियां हैं। चलिए फटाफट इसका आंसर कीजिए आप सभी। आंसर कीजिए भैया इसका सभी लोग। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण में जो भूमिका है वो कौन सी है? परिवार एवं पास पड़ोस की बात की जा रही है, ठीक है। तो बच्चों की किसकी बात की जा रही है? समाजीकरण की भूमिका की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो समाजीकरण हो रहा है जो बच्चों का, वो किसका जो हो रहा है उस पर क्या प्रभाव डाल रहा है? तो चलिए कौन कौन सा होता है इसमें? मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, प्राथमिक एजेंसियां हैं, मध्य एजेंसियां हैं और द्वितीयक एजेंसियां हैं। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? प्राथमिक एजेंसियां हैं। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? प्राथमिक एजेंसियां। हमारे देखिए जो एजेंसियां होती हैं वो 2 तरीके की होती हैं। एक तो क्या होती है? प्राथमिक
और दूसरा जो है आपका द्वितीयक होती हैं, ठीक है ना। जब बच्चा जन्म लेता है तब सबसे पहले वो अपने परिवार के संपर्क में आता है, परिवार के बाद वो अपने पास पड़ोस के संपर्क में आता है। तो वो सब क्या है, वो आपकी प्राथमिक एजेंसियां हो गई हैं। कई बार प्रश्न में आपसे पूछा जाता है कि ये आपसे पूछा जाएगा कि परिवार या पास पड़ोस कौन सी एजेंसी के अंतर्गत आएगा, प्राथमिक में आएगा या द्वितीयक में आएगा। तो आपको ये जानना भी बहुत जरूरी है। परिवार और पास पड़ोस, बच्चा सबसे ज्यादा बच्चा छोटा होता है तो सबसे ज्यादा वो अपनी माँ के संपर्क में आता है। तो माँ को भी क्या बोला गया है, बताइए आप सभी, बहुत आपका प्रसिद्ध कोटेशन भी है, बताइए क्या है। बच्चे जो है वो माँ जो है वो बच्चे की क्या है, प्रथम शिक्षिका बोली गई है। इसीलिए प्राथमिक एजेंसियां हैं। उस आप बच्चा जो है अपने माता पिता से सीखेगा, अपने दादा दादी से सीखेगा, फिर उसके बाद अपने नाना नानी से सीखेगा। ये सारी चीजें क्या आएंगी, प्राथमिक में आएंगी। और द्वितीयक में क्या आएंगी, जब बच्चा बड़ा होता है, जब वो अपने स्कूल जाने लगता है, उसका समाज का दायरा बढ़ने लगता है, तब क्या होता है, वो जो है उसका जो समाजीकरण होता है उसमें विस्तार होता है। तो वही क्या है आपका कि उसके विस्तारण में ही क्या है, बहुत सारे लोगों के संपर्क में आता है, तब धीरे धीरे उसका समाजीकरण और होने लगता है। तो वही क्या है, आपकी द्वितीयक एजेंसियां में आएंगी। और इसमें ये भी आपका बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि विद्यालय आपका कौन सी एजेंसी के अंतर्गत आता है। तो विद्यालय है आपका धार्मिक संस्थाएं हैं, ठीक है ना, धार्मिक संस्थाएं हैं, ये सब क्या है, आपकी द्वितीयक एजेंसियां हैं, ठीक है। इतना क्लियर है आपका। चलिए, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, वाइगोत्स्की का जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, किसने दिया था, वाइगोत्स्की ने दिया था। उसका पहला ऑप्शन क्या है, इसमें पूछा जा रहा है सामाजिक सांस्कृतिक संस्थान के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका, बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका, यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। चौथा ऑप्शन है आपका, स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। चलिए इसका आंसर कीजिए आप सभी। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून, आप सभी को गुड आफ्टरनून। सभी को गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। आप लोग फटाफट आंसर के पहले आप लोग उसका क्वेश्चन नंबर जरूर डाल दीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर जरूर डाल दीजिए आप सभी। बिल्कुल बिल्कुल, अब आपकी डेली क्लास होगी। धन्यवाद, धन्यवाद भी। चलिए चलिए, इसका उत्तर देने से पहले हम लोग वाइगोत्स्की को समझ लेते हैं। आपका कई बार प्रश्न आता है कि वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो जो वाइगोत्स्की महोदय हैं, उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ठीक है। आप देखिए वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं, वाइगोत्स्की बोलते हैं कि जो हमारे बच्चे का जो विकास होता है वो सॉरी तो जो वाइगोत्स्की महोदय हैं, उन्होंने क्या बोला था कि जो हमारा बच्चे का विकास होता है वो किसके आधार पर होता है, सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर होता है। देखिए
बहुत बार आपके इससे संबंधित देखिए यहाँ पे जो बच्चा है, बच्चे की चीजों में आप देखेंगे ये सारी चीजें जो हैं आपकी, ये सारी चीजें बच्चों को प्रभावित करती हैं। कहने का मतलब क्या है, बच्चा जो है इन सारी चीजों से वो क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। ठीक है, एक चीज बच्चे के विकास में योगदान नहीं देती है, बल्कि जो है बच्चा जो होता है वो कई चीजों से विकसित होता है। जैसे कि वाइगोत्स्की महोदय कहते हैं कि आपका जो भाषा का विकास होता है, फिर उसके बाद जो है भाषा के विकास के बाद ही बच्चे के मन में विचार का उद्भव होता है, विचार उसके अंतर्गत आता है। कहने का मतलब विचार, जो वाइगोत्स्की महोदय हैं वो क्या कहते हैं कि जब बच्चा सोचने पर आता है, जब बच्चा सोचने लगता है, तो सबसे पहले सोचने से पहले क्या होता है, बच्चे में क्या होता है, भाषा का विकास होता है। और ये यहाँ पर इन्होंने क्या बोला था कि जो बच्चा है उसके जो आसपास के लोग हैं वो बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया था। आप सभी बता सकते हैं वो कौन सा सिद्धांत था? चलिए फटाफट बताइए, बहुत बार आपके प्रश्न में आ चुका है। चलिए बताइए कौन सा सिद्धांत था? वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने क्या बोला था? उसमें उन्होंने ZPD बहुत बार जेड पी डी का सिद्धांत जॉन प्रॉक्सिमल जो है वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है ना, ये दिया था। उनका कहना था कि जो बच्चा होता है वो उससे जो ज्यादा लोग जानते हैं, उससे जो अधिक, मतलब बच्चा जो होता है उससे ज्यादा जो अनुभवी लोग होते हैं उनकी सहायता से जो बच्चा ज्ञान प्राप्त करता है, जो उनका मतलब उस जो एरिया में उसके आसपास के लोगों के बीच में जो बच्चा जो है जानकारी प्राप्त करता है, उसी को उन्होंने वाइगोत्स्की महोदय ने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल जो है वो डेवलपमेंट का नाम दिया था। बहुत बार आपके प्रश्न में आता है कि ये जो है आपका किसने दिया था, इस सिद्धांत को किसने दिया था। चलिए अब दूसरा जो है उन्होंने एक और सिद्धांत दिया था, फटाफट उसका नाम बताइए आप लोग, कौन सा था? हाँ हाँ बिल्कुल नाम लिया जाएगा भाई, आप फटाफट बताइए। वाइगोत्स्की महोदय के ZPD के ही अंतर्गत एक और शब्द है जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, बताइए उसको, आंसर कीजिए। स्कैफोल्डिंग, बहुत बार आपसे प्रश्न पूछा गया है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? स्कैफोल्डिंग का वर्ड पूछा जाता है, उसका अर्थ पूछा जाता है। तो स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है? आपसे अधिक जो लोग जानते हैं उनसे आप अस्थायी रूप से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं और फिर उसके बाद अपने ज्ञान में जो है वो वृद्धि करते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका स्कैफोल्डिंग का नाम दिया गया है। उन्होंने जो है वो भाषा विचार से पहले उन्होंने भाषा की बात की थी। तो ठीक है, आपने वाइगोत्स्की में क्या पढ़ा? वाइगोत्स्की महोदय जो है वो क्या करते हैं, सबसे पहले जो है वो आप
कि वो उन्होंने जो है वो भाषा पे महत्व दिया था, उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास की बात की थी कि बच्चे का जो विकास होता है वो किसके आधार पर होता है, सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर होता है। दूसरी बात उन्होंने जेडपीडी का सिद्धांत दिया था। तीसरी बात उन्होंने स्केप फोल्डिंग की बात की थी। चलिए अब इसका आंसर दीजिए आप सभी। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, बच्चे का कौन विकास करता है, बताइए, फटाफट आंसर कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। यास्मीन जी वेरी गुड, हेमेंद्र जी वेरी गुड। चलिए इसका आंसर क्या होगा, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए आप सभी के आंसर सही हैं। अब आपके कथन से संबंधित प्रश्न है आपका। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था। ये आपका कथन से संबंधित प्रश्न सबसे ज्यादा आपके कोई भी प्रश्न ऐसा पेपर नहीं होता जिसमें कथन से संबंधित आपके प्रश्न ना बनते हो। तो आपको कथन जरूर याद करना है। आपको कथन से संबंधित करना क्या होता है, देखिए आपके कथन इतने ज्यादा है, मनोवैज्ञानिकों ने दिया, दार्शनिकों ने दिया, तो आपके कथन इतने ज्यादा हो जाते हैं कि हम उस प्रश्न में क्या होते हैं, हम घबरा जाते हैं। आपको करना क्या होता है, ये एक दिन में पढ़ने वाली चीज नहीं होती, इसको रटने की बात नहीं होती, क्योंकि हम रट तो लेंगे लेकिन एग्जामिनेशन में हमें कंफ्यूजन होगी। आप इसको क्या करिए, जितने कथन आपके नजर में आ रहे हो, जितने कथन आप पढ़ रहे हो, उसको लिखिए और एक ऐसी जगह चिपका लीजिए जहां पर आप स्टडी करते हो, वहां पर चिपका लीजिए। रोज आपको पढ़ने की उसको आदत डालनी चाहिए। वो आपको क्या करेगा, कहीं ना कहीं आते जाते आपको वो दिखेगा, आपके दिमाग में वो जाएगा। तो ये आपको जरूर से करना है, ठीक है ना। चलिए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था, फटाफट आंसर कीजिए, आंसर कीजिए भाई, फटाफट आंसर कीजिए। वातावरण की बात कौन बोला है, वातावरण की बात कौन बोला है। वातावरण की बात कौन बोला है। चलिए क्या हुआ,
आपने इसका आंसर क्या दिया? वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यहाँ पर किसको ज्यादा महत्वपूर्ण दिया जा रहा है? वातावरण को दिया जा रहा है, और उसको क्या कहा जा रहा है कि वो जो है वो हमें बहुत प्रभावित करती है। तो इसको किसने कहा था? रॉस महोदय ने कहा था। किसने कहा था? रॉस महोदय ने। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? आनुवंशिकता की बात की गई है। आनुवंशिकता मतलब जो गुण आपको आपके बिना मेहनत से आपको प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है ना। आपको आपकी आनुवंशिकता से संबंधित जो आपको गुण मिलते हैं उसमें आपको कोई मेहनत नहीं होती है। तो चलिए, ऑप्शन है आपका आंखों का रंग, दूसरा ऑप्शन है आपका सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, तीसरा ऑप्शन है आपका समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, चौथा ऑप्शन है आपका चिंतन पैटर्न। फटाफट आंसर कीजिए। चलिए फटाफट आंसर कीजिए। हेमेंद्र जी वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आपका आंसर सही है और सबसे पहले भी आया है। चलिए इसका क्या होगा? आंखों का रंग। आंखों के रंग में या आकार में कहीं कोई आपकी भूमिका नहीं होती है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? यहाँ पर देखिए विकास को क्या बोला जा रहा है? सतत भी बोला जा रहा है और धीमा भी बोला जा रहा है, धीमी प्रक्रिया भी बोला जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपका क्या जो है वो आंसर होगा। आंसर दीजिए अब अगले क्वेश्चन का। अगले प्रश्न का आंसर दीजिए भाई आप लोग। विकास जो है वो सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। इसको किसने बोला था? कोलसनिक ने, प्याजे ने, स्किनर ने या हरलॉक महोदय ने? आंसर कीजिए। वेरी गुड हेमेंद्र जी, आपका आंसर सही है। यास्मीन जी अपना एक बार आंसर चेक कर लीजिए भाई। यास्मीन जी अपना आंसर चेक कर लीजिए, एक बार फिर से पढ़ लीजिए प्रश्न को। विकास आपको बताया गया था पिछली क्लास में, विकास जो होता है हमारा जीवन पर्यंत होता है। विकास के अंतर्गत हमारा जो है वो शारीरिक, सामाजिक, सारी जितने भी हम मनोवैज्ञानिक, ये सारी चीजें जो है हमारी विकास के अंतर्गत आती हैं। और धीमी प्रक्रिया क्या है कि जैसे जो है आपका विकास 1 या 2 दिन में नहीं होता है, उसको विकसित होने में समय लगता है। यास्मीन जी एक बार चेक करिए अपना क्वेश्चन। हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? स्किनर को हम और क्या जानते हैं? स्किनर महोदय ने और क्या किया था? स्किनर महोदय जो है वो अपना जो है व्यवहारवादी सिद्धांत मनोवैज्ञानिक थे। और दूसरी बात, इन्होंने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? चलिए फटाफट इसका आंसर कीजिए कि स्किनर महोदय का जो अधिगम का सिद्धांत है उसको किस नाम से जाना जाता है? स्किनर महोदय के जो सिद्धांत है उसको किस नाम से जाना जाता है? चलिए स्किनर महोदय के जो स्किनर महोदय जो हैं उन्होंने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? इन्होंने जो है वो क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया था। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था।
ठीक है ना, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, RS थ्योरी, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? यहां पर आपको अलग जोड़ा देखना है। पहला ऑप्शन है आपका TAT, दूसरा ऑप्शन है आपका 16PF, तीसरा ऑप्शन है आपका ट्रेवेन का परीक्षण, चौथा ऑप्शन है आपका ड्रॉ अ मैन परीक्षण। इन सभी की बात जो है मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था विस्तार पूर्वक, तो इस आंसर को गलत नहीं करना है। आप सभी को जो पिछली मेरी क्लास देखे होंगे उनसे मैं उम्मीद करती हूँ कि वो जो है वो इस आंसर को गलत ना करें। चलिए आंसर कीजिए इसको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 16PF। 16PF जो है वो व्यक्तित्व से संबंधित जो है वो आपका जो परीक्षण है, किससे संबंधित है? व्यक्तित्व से संबंधित परीक्षण है। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या होता है, ये सारी व्यक्तित्व से संबंधित है, पर ये सब क्या है जो है वो आपके ये तो आपका TAT परीक्षण जो है वो प्रक्षेपी परीक्षण के अंतर्गत आता है। लेकिन जो 16PF जो है आपका, ये क्या किसने दिया था? इसको देने का श्रेय किसको जाता है? कैटल महोदय को जाता है। किसको जाता है? कैटल महोदय को जाता है। एक मिनट, एक मिनट। हम्म। चलिए फटाफट इसका आंसर कीजिए, फटाफट इसका आंसर कीजिए। क्या होगा इसका आंसर? मैं सबसे बिना आपका आंसर जाने, बिना आपका, आप जब तक आंसर नहीं देंगे तब तक मैं आगे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी, इसलिए सबसे पहले आप उसको आंसर कीजिए। चलिए आंसर कीजिए भाई। कौन सा शेष से भिन्न है? आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अलग पूछा जा रहा है। यहाँ पर जो है वो कोई तीन से अलग है, वो अलग की बात की जा रही है। तीन से अलग की बात की जा रही है। ये आपका जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, TAT परीक्षण। TAT परीक्षण पर
चलिए, शेष से भिन्न है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन जो है वो, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो TAT आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के C आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के B आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों के B आ रहे हैं। अब ये जो है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उसके बाद इसका आंसर जो है, जब आप क्लास आपकी पूरी हो जाएगी तब क्या करेंगे, आप इसका राइट आंसर बताएंगे। क्यों? क्योंकि इसको पेपर में आयोग ने जो है वो इसके ऑप्शन जो है वो 2-3 माने थे और इसको अलग कर दिया गया था। इसलिए मैं आपसे चाह रही हूँ कि इसका राइट आंसर क्या है, आपको सर्च करना है। ठीक है, चलिए, निम्न में से किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे? इसमें नैतिकता की भुजा की बात की जा रही है। अब सबसे पहले इड, ईगो, सुपर ईगो, इन तीनों की बात कौन बताता है? इन तीनों को सबसे पहले कौन लाया था? इड, ईगो, सुपर ईगो की बात सबसे पहले इसकी बात किसने की थी? नाम बताइए, चलिए फटाफट नाम बताइए आप लोग। इड, ईगो, सुपर ईगो की, इड, ईगो, सुपर ईगो की बात किसने की थी? किसने की थी? फ्रायड महोदय ने की थी। इड, ईगो, सुपर ईगो की बात किसने की थी? फ्रायड महोदय ने की थी। देखिए यहां पर क्या होता है, इड, ईगो, ईगो और सुपर ईगो। यहाँ पर इड क्या होता है, जब हम तत्काल संतुष्टि की बात करते हैं तो वो हमें क्या करता है, हमें किसी चीज की जरूरत है, हम उसकी संतुष्टि से संबंधित जो है वो क्रिया करेंगे, वो हमारे किसके अंतर्गत आएगा? इड के अंतर्गत आता है। और फिर उसके बाद जो है वो इड, ईगो की, ईगो क्या करता है, वो क्या करता है, सामाजिकता से संबंधित बात करता है, वो बैलेंस करता है। और सुपर ईगो जो होता है वो नैतिकता से संबंधित होता है, वो जो है बिना नियम और चीजों के माने हुए भी वो क्या करता है, स्वयं अपने मन से वो है वो नैतिकता की बात करता है। तो फ्रायड महोदय जो है इन्होंने 3 चीजों की बात की थी, इड, ईगो, सुपर ईगो, जहां पर उन्होंने बोला था कि व्यक्ति जो है वो 3 तरीके से तीनों के बैलेंस में कार्य करता है। जब उसकी जिस चीज में जो है वो आवश्यकता होती है उनमें देखता है कि वो कहाँ से और किस तरीके से उसकी पूर्ति होगी, उस आधार पर अपने व्यक्तित्व को लाता है। चलिए आप इसका आंसर कीजिए। अभी बताया, इसका आंसर कीजिए सारे लोग। किसकी बात करेंगे? यहाँ पर नैतिकता की बात कौन बोल रहा है? नैतिकता कौन ला रहा है? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सुपर ईगो, सुपर ईगो जो है वो आपके जो है वो जिसे हम परा अहम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? परा अहम। ये क्या है? आपका सुपर ईगो होता है। ये जो है आपकी क्या है, यही नैतिकता की भुजा के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। पहला ऑप्शन है आपका शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। दूसरा ऑप्शन है आपका विद्यालय पूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका मूल्यांकन प्रक्रिया। चौथा ऑप्शन है आपका कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। चलिए आंसर कीजिए। यास्मीन परवीन जी, वेरी गुड, आपका आंसर सही है। चलिए शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। पाठचर्या, ठीक है ना, करिकुलम की बात कर रहा है। तो पहला शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। दूसरा विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। देखिए आपकी 2 चीजें होती हैं जब हमारे शिक्षण पद्धति जो है वो चलती है, तो 2 चीजें होती हैं। एक तो होता है हमारा करिकुलम, दूसरा होता है हमारा सिलेबस, ठीक है ना।
तो जो आपका सिलेबस होता है वो क्या निर्धारित करता है, आपको एक निश्चित समय पर क्या पढ़ाई करनी है और कितनी पढ़नी है, मतलब आपको कितना समय दिया जा रहा है किसी भी विषय से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने के लिए। लेकिन जहां पर आपका करिकुलम की बात की जाएगी, जहां आपके करिकुलम आएंगे, वो विस्तार रूप ले लेता है। आप सिर्फ और सिर्फ आप ज्ञान के लिए ही आप विद्यालय नहीं जाते हैं, बल्कि क्या होता है वहां पर आपकी सामाजिकता से संबंधित, आपकी मूल्यों से संबंधित भी आपकी क्या होती है, आपको नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं। इसलिए करिकुलम जो होता है वो क्या होता है, सिलेबस से विस्तृत माना जाता है। और इसकी बात की जा रही है तो यहाँ पर देखिए आपका क्या होगा, शिक्षण पद्धति में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, बिल्कुल नहीं। मूल्यांकन प्रक्रिया, मूल्यांकन की यहाँ पर कोई बात नहीं होती है। कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली, सिर्फ कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन क्या कर रहा है, अनुभव प्राप्त कर रहा है। और दूसरी बात, जो हमारा सिलेबस शब्द है, सिलेबस को लाने का जो श्रेय जाता है वो नोट कर लीजिए आप लोग, उसको लाने का श्रेय किसको जाता है, हरलाख महोदय को जाता है। ठीक है, हरलाख महोदय ने ही सबसे पहले सिलेबस शब्द को लेकर के आए थे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचयन प्रणालियां के कुछ उदाहरण हैं। पहला ऑप्शन है आपका आलेख पत्र, रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने के लिए। दूसरा है आपका अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि। तीसरा ऑप्शन है आपका परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया। चौथा ऑप्शन है आपका कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि। चलिए आंसर कीजिए। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचयन की प्रक्रिया किसके उदाहरण हैं, किसके उदाहरण हैं आपके? देखिए आपका आलेख पत्र और अकादमिक प्रगति को दर्शाने के लिए, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ आपकी अकादमिक ही नहीं, ठीक है ना, आपकी उससे से संबंधित अन्य चीजों की उपलब्धि भी आपकी इसके अंतर्गत आती है। ठीक है ना। फिर अगला है आपका परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया। ये बहुत ही संकुचित वर्ड है, ठीक है ना, इसका जो सिर्फ और सिर्फ मूल्यांकन की बात नहीं की जा रही है। फिर अगला है आपका कक्षा में बच्चों की स्थिति को निरूपण, बिल्कुल नहीं इन सब चीजों की, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है इसके अंतर्गत आ जा रही हैं। ठीक है ना। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, उपलब्ध के आकलन की गणना विधि। आपका ये क्या हो जाएगा, ये जो है आपकी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है भाई? मॉडलिंग से, अनुकरण से, अभिसारी चिंतन से या अपसारी चिंतन से? हाँ यास्मीन जी, आपका आंसर जो है वो राइट है, पर प्लीज आप अपना पहले क्वेश्चन का नंबर जरूर डाल दीजिए। वेरी गुड यास्मीन जी। देखिए सृजनात्मकता की बात की जा रही है, जहां पर सृजनात्मकता की बात की जाएगी तो वहां पर किसी भी विषय से संबंधित जब हम उसके बहुत सारी चीजों के बारे में सोचेंगे, कोई एक चीज होगी उससे संबंधित जो चीजें, कितनी चीजें प्रभावित होगी या और जो सामान्य से अलग हट के सोचे, वही क्या है, सृजनात्मकता है। ठीक है, तो आपका उसका इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए, वेंडुरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? वेंडुरा, कई बार आपके इनसे संबंधित जो है वो प्रश्न आते हैं कि वेंडुरा ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो वेंडुरा महोदय जो है उन्होंने क्या किया था, सामाजिक अधिगम सिद्धांत को
लाए थे। ठीक है, अब उन्हीं से चिंतन, पहला ऑप्शन है आपका चिंतन, दूसरा ऑप्शन है आपका प्रतिधारण, तीसरा ऑप्शन है आपका पुनरावृत्ति, चौथा ऑप्शन है आपका सार को दोहराना। ठीक है, चलिए फटाफट इसका आंसर कीजिए। चलिए, जब से आपका स्टार्ट है तभी से आप लीजिए। आज ये सेकंड क्लास ही है सनातन जी, ये सेकंड क्लास ही है आपकी। चलिए, वेंडुरा, वेंडुरा का जो है, जो उन्होंने जो है वो सामाजिक या सामाजिक अवलोकन की बात की थी। तो वेंडुरा महोदय क्या है, उन्होंने क्या बोला था कि एक लड़की है, वो जो है अपने सहेली के घर जाती है, सहेली के घर जाने के बाद जो है उसकी मम्मी उसके लिए हलवा बनाती हैं। वो वहां पर उसकी मम्मी को देखती है हलवा बनाते हुए, फिर उसके बाद क्या करती है, वो घर आती है, घर आने के बाद वो स्वयं उस हलवा बनाने की प्रक्रिया को दोहराती है। और उसकी जो सहेली की मम्मी थी, उन्होंने हलवे में जो चीजें जो है वो नहीं, ड्राई फ्रूट्स मान लीजिए नहीं डाली थी, तो वो क्या करती है, उसमें भी मॉडिफाई करती है, कुछ चीजें अपनी लाती है। तो वो क्या है, वही अवलोकन करके वो जो है वो हलवे में ड्राई फ्रूट्स डालती है। तो ये क्या है, सॉरी, तो वो क्या है, वेंडुरा ने क्या बोला, वेंडुरा ने बोला कि जो बालिका है, जो लड़की है, उसने जो है अपने जो सहेली है उसकी मम्मी के कार्यों को देखा, उसको याद किया, और याद करने के बाद जो है उस चीज को सीखा, करके सीखने के बाद उसमें कुछ और अपनी तरफ से जोड़ा। उसी को वो जो है सामाजिक अधिगम बोलते हैं, कि बच्चा जो होता है अपने समाज से चीजों को सीखता है। चलिए, अब इसका आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है, चिंतन, पुनरावृत्ति, सार को दोहराना। सामाजिक अवलोकन की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिधारण। अब अगला आंसर क्वेश्चन है आपका, एनसीटी का पूर्ण नाम क्या है। ठीक है ना, एनसीटी का पूर्ण नाम क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। दूसरा ऑप्शन है आपका नेशनल करिकुलम ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तीसरा ऑप्शन है आपका नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। चौथा ऑप्शन है आपका नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। फटाफट इसका आंसर कीजिए, फटाफट इसका आंसर कीजिए। चलिए, इसका आंसर कीजिए। एनसीटी का पूर्ण नाम क्या है, क्योंकि आपके फुल फॉर्म भी आते हैं, प्रश्न में आपके फुल फॉर्म भी आते हैं, तो आपको जानना ये जरूरी होता है कि कुछ चीजें जो होती हैं, जो आपकी संस्थाएं हैं, उनका आपको फुल फॉर्म जानना है, वो कब स्थापित हुई है, किस चीज से संबंधित है। ठीक है ना, तो चलिए फटाफट इसका आंसर जी। थैंक यू जी सनातन जी, थैंक यू। चलिए, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है ना, ये जो है शिक्षकों के मानक से संबंधित बनाया गया था, उनकी चीजों को उनके कार्यों से संबंधित बनाया गया था। और ये आपको कब बनाया गया था, डेट भी आपको जानना जरूरी है, 17 अगस्त, 17 अगस्त को ये जो है 17 अगस्त 1995 को ये लाया गया था, 1995 को ये लाया गया था। ठीक है,
और ये जो है एनसीटी जो है वो नॉर्म्स भी निर्धारित करता है, ठीक है ना। तो आपको ये जानना जरूरी है, ठीक है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। मानसिक मंदता की बात की जा रही है। पहला ऑप्शन है आपका बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना। दूसरा है आपका धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को नहीं कर पाना। तीसरा है आपका वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होना। चौथा ऑप्शन है आपका अंतरवैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। चलिए इसका आंसर कीजिए। आप इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर नहीं की बात की जा रही है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा गलत प्रश्न आपके जो पेपर होते हैं सबसे ज्यादा आपके इसी से संबंधित गलत हो जाते हैं, ठीक है ना। मैम मेरा नाम मोनिका है। ओके ओके मोनिका जी। तरुण जी आपका आंसर जो है वो सही है। अंतरवैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना, जो मानसिक मंदिता में से जो एक विशेष, क्योंकि उनकी बुद्धि लब्धि भी कम होती है, वो धीमी गति से सीख भी पाते हैं, अपने दैनिक जीवन से संबंधित वो कार्य को भी वो पूरा बिना किसी सहायता के नहीं कर पाते हैं। फिर वातावरण के साथ वो अनुकूल, अगर उनको समाज में या परिवार में भी वो पूरी तरीके से घुल मिल नहीं पाते हैं। तो ये क्या है, लेकिन उनकी एक क्या चीजें हैं, अंतरवैयक्तिक संबंध का कमजोर होना जो है ये उनकी विशेषता नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है। यहाँ पर देखिए अतीत की बात की जा रही है, अतीत की समान परिस्थिति, ठीक है ना, उस आधार पर अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन है आपका सीखने का सादृश्यता का नियम। दूसरा ऑप्शन है आपका सीखने का प्रभाव का नियम। तीसरा ऑप्शन है आपका सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति का नियम। चौथा ऑप्शन है आपका सीखने का तत्परता का नियम। चलिए जी जी, ये आपके सभी में आते हैं। आपका इससे जो आपका सीडीपी है वो आपके कई प्रश्न, अभी जो आपका होने वाला है एलटी ग्रेड में जो पेपर होगा वो भी आपका इसमें आएगा। मोनिका जी एक बार अपना आंसर चेक कर लीजिए। यास्मीन जी चेक करिए, आप अपना आंसर चेक करिए, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहले जो बालक है, बच्चा है, पहले कोई भी जो कार्य कर चुका है उस कार्य के आधार पर, उसके प्रभाव के आधार पर उस चीज को, नई चीज को वो फिर से करना चाह रहा है। तो यहाँ पर उसका आंसर आप दीजिए। आप सही, आपका आंसर आया है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, प्रभाव का नियम। किसने दिया था प्रभाव का नियम? आपका ये जो प्रभाव का नियम है ये किसने दिया था? प्रभाव का नियम जो है वो, या सीखने से संबंधित जो है वो नियम किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे। कितने दिए थे? फटाफट उसके बताइए, नंबर बताइए। थॉर्नडाइक ने कितने दिए थे, मुख्य रूप से और गौण रूप से? बताइए। थॉर्नडाइक ने प्रभाव के, जो थॉर्नडाइक है वो सीखने के कितने नियम दिए थे? मुख्य उन्होंने 3 दिए थे, ठीक है, 3 मुख्य दिए थे, और गौण कितने दिए थे? 5 दिए थे। ये आपको देखिए, जब आपका प्रश्न पत्र जो है एग्जाम में या तो आपके टफ आते हैं या तो आपके इजी आते हैं, तो जब आपका प्रश्न जो है वो आपका आसान बनता है
तो आपसे नंबर पूछा जाता है। लेकिन जब आपके प्रश्न जो हैं वो कठिन कर दिए जाते हैं, तब आपसे उसमें कौन सी चीजें होंगी, कौन सी चीजें नहीं होंगी, उससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी याद आपको रखना है। इनसे संबंधित जो आपका सिद्धांत इन्होंने दिया था, कौन सा सिद्धांत दिया था जरा बताइए, कौन सा सिद्धांत दिया था? कौन सा सिद्धांत दिया था? संबंधवाद का सिद्धांत दिया था। चलिए आगे प्रश्न पे आते हैं। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन है क्रो व क्रो, प्याजे, स्किनर और कोहेलबर्ग। आंसर कीजिए। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये कथन किसने कहा था? ये कथन किसने कहा? नहीं, आज मेरी क्लास जो है वो 12:30 से हुई है। मेरी क्लास जो है आज, और मेरी कल जो है क्लास वो भी 12:30 बजे होगी। उसके बाद आपको एक फिक्स टाइम बता दिया जाएगा, उसके बाद हम लोग मिलने। चलिए आपको इस चैनल पे द विजन क्लासेस पे आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको उसका नोटिफिकेशन जाता रहेगा कि आपको क्लासेस जो है वो कब किस चीज की मिलेंगी। ठीक है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य प्रक्रिया है, किसने कहा था? इसको किसने कहा था? स्किनर महोदय ने कहा था। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं पड़ता है? ठीक है ना, आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्न में से, फिर आपका एक नहीं से संबंधित प्रश्न आ गया है। ठीक है ना, नहीं पे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। मोस्ट आपको जोर जो है वो सबसे ज्यादा जो है ध्यान आपको, थैंक यू भाई तरुण जी, थैंक यू। आपको क्या करना है? आपको नहीं पर ध्यान देना है। तो पहला जो है आपका आत्मसम्मान पर, आर्थिक स्तर का प्रभाव जो है वो आत्मसम्मान पर पड़ता है, सीखने की क्षमता पर पड़ता है, उच्च संस्थान में प्रवेश पर पड़ता है, और जीवन यापन पर पड़ता है। तो किस पर नहीं पड़ता है? ये मेरे हिसाब से इसका प्रश्न का उत्तर जो है वो आप सभी को आना चाहिए। ये सबसे आसान प्रश्न है। हाँ, वेरी गुड तरुण जी। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कोई ऐसा नहीं है जिसको इस प्रश्न का उत्तर ना पता हो। सभी को ये प्रश्न का उत्तर पता होना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि क्षमता जो है वो हमारे आर्थिक स्तर से प्रभावित नहीं होती है। चलिए, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? पहला ऑप्शन है आपका थॉर्नडाइक, दूसरा ऑप्शन है आपका पावलोव, तीसरा ऑप्शन है आपका स्किनर, चौथा ऑप्शन है आपका गुथरी। चलिए रेणु जी, आप क्वेश्चन का आंसर देने से पहले प्लीज इसको नंबर डाल दीजिए कि आपका कौन सा नंबर है, जिससे मुझे पता चले आप किस चीज कौन से प्रश्न का उत्तर दे रही हैं। सनातन जी एक बार फिर से अपना चेक कर लीजिए। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, सारे लोगों ने आंसर जो है वो सही दिया था। गुथरी महोदय जो है वो पुरस्कार को महत्व नहीं देते हैं। ठीक है ना, बाकी सभी लोगों ने, व्यवहारवादियों ने जो है इसको क्या है, पुरस्कार को महत्वपूर्ण माना है। चलिए
अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, अध्यापक के समय किसकी बात की जा रही है कि किसका सबसे ज्यादा ध्यान जो है वो शिक्षण पद्धति में, क्लासरूम में वो किसका सबसे ज्यादा ध्यान रखे। तो पहला है ऑप्शन आपका विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि, दूसरा ऑप्शन है आपका विद्यार्थियों की आयु, तीसरा ऑप्शन है आपका व्यक्तिगत भिन्नता, चौथा ऑप्शन है आपका विषय वस्तु। फटाफट आंसर कीजिए इसका, आंसर कीजिए इसका सारे लोग। एक टीचर, एक अध्यापक जब वो कक्षा में पढ़ाता है तो उसको सबसे ज्यादा जो है वो किस पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, आप ही दोनों लोग को थैंक यू भाई, वेरी गुड, आप दोनों को ही थैंक यू और वेरी गुड। चलिए, इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप जब क्लासरूम में बच्चा जाता है तो वहां पर वो किसी परिवार विशेष का उसका कोई महत्व नहीं होता है। उसकी आयु, जब एक क्लासरूम में है तो सभी बच्चों की लगभग आयु समान होती है, विषय वस्तु सभी के लिए समान रहता है। तो जो है वो व्यक्तिगत भिन्नता, क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं वो धीरे सीखते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो किसी भी चीज को जल्दी सीख जाते हैं। तो एक शिक्षक का कार्य होता है कि वो इस चीज का ध्यान रखे कि कक्षा में सभी लोगों को वो चीजें समझ में आए। चलिए, स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक है जॉन एफ हर्बर्ट, सी एच मॉरिसन, नेड फ्लैंडर्स, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर करिए। आपको बोला तो थैंक यू बोला भाई, आपको भी थैंक यू बोला। चलिए, स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक की बात की जा रही है, तो कौन है, कौन है आपके ऑप्शन नंबर ए हर्बर्ट महोदय हैं। और ये क्या, कहाँ के थे, ये जर्मन के थे। ठीक है ना, कई बार आपसे इनके किसी मनोवैज्ञानिक के जो है वो जगह का भी नाम पूछ लेता है कि वो किस देश से संबंधित है। वंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको भी कहा जाता है। पहला है आपका अभ्यास द्वारा सीखना, दूसरा है आपका अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, तीसरा है आपका निरीक्षणात्मक अधिगम, चौथा है आपका पुरस्कार द्वारा सीखना। चलिए, इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर कीजिए आप सभी लोग। अभी हम लोगों ने वंडूरा की बात की थी, वंडूरा का हम लोगों ने सिद्धांत मैंने आपको बताया भी था। तो इस ऑप्शन को तो प्लीज आप लोग गलत मत करिएगा, इस आंसर को मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग इसका आंसर सही करिए। हाँ, आप सभी के आंसर सही हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, निरीक्षणात्मक अधिगम के द्वारा जो है वो बच्चे जो है वो सीखते हैं। अगला है आपका संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। पहला ऑप्शन है आपका प्याजे, दूसरा है आपका वुडवर्ड, तीसरा ऑप्शन है आपका वैलेंटाइन, चौथा ऑप्शन है आपका रॉस। आप देखिए, ये जो है आपका, इसको इसका इस प्रश्न का मैं उत्तर नहीं बताऊंगी, ठीक है ना। इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको क्या करना है, इस प्रश्न का उत्तर देखिए आपको देखना है, चाहे आपको गूगल पे देखिए, चाहे आप बुक में देखिए, या एआई का जमाना है वो देखिए। क्यों, क्योंकि अगर मैंने सारे आपके देखिए, अगर ये आपने देख लिया, इसका आंसर आपको मैं बता दूंगी तो शायद आपको याद
ना हो पाए, लेकिन अगर आप खुद खोजेंगे उससे संबंधित जो है आपको 2-4 चीजें और पता चलेंगी। तो ये मेरा आप सभी से, जितने लोग आप लोग क्लास कर रहे हैं उन सबसे मैं उम्मीद करती हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप इसके आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है ना। मैं सभी के होमवर्क चेक करूंगी, ठीक है ना, कि सब ने कौन सा इसका जो है दिया था, और इसका राइट आंसर जो है मैं अगले जो मेरी क्लास होगी उसमें मैं बताऊंगी, ठीक है। तो इसका आंसर आपका जो है क्या करना है, आपको देना है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी, ठीक है, ब्लूम जो है वो क्या करते हैं, ब्लूम की टैक्सोनॉमी जो है वो उन्होंने दी थी, और उसमें उन्होंने क्या बोला था कि उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की बात की थी, संज्ञान ज्ञान की बात की थी। तो चलिए उसमें हम पहला ऑप्शन देख लेते हैं, उपलब्धि लक्ष्यों की बात, पाठ्यचर्या संबंधी घोषणाओं की बात, पठन कौशल की बात, या संज्ञानात्मक उद्देश्यों की बात की थी। अब देखिए कई बार जो है आपके इसमें जो है इससे संबंधित जो है वो प्रश्न भी आते हैं। ब्लूम की टैक्सोनॉमी ऐसा टॉपिक है, चाहे वो आपका डायरेक्ट नाम पूछ ले, चाहे आपका नाम पूछे, या आपसे जो है वो क्या पूछे, या आपके कौन सी, क्योंकि हर एक जितने भी ये जो दिए हैं स्टेप दिए हैं, यहां तक सृजन तक आने से पहले आपको ये स्टेप, आपका ये चरण होना जरूरी होता है। सबसे निम्न स्तर से सबसे उच्च स्तर पर ये चीजें आती हैं। सबसे पहला क्या है आपका ज्ञान, ठीक है ना, ज्ञान के बाद बोध, तीसरा ऑप्शन है, तीसरा है आपका प्रयोग, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर आपका विश्लेषण, फिर आपका मूल्यांकन और सृजन। देखिए बच्चे को सबसे पहले जो है वो हम क्या सिखाते हैं, हम उसको सबसे पहले कोई भी तथ्य की बात बताते हैं। ए फॉर एप्पल, ठीक है ना, हम उसको वो वर्ड माला याद करवा रहे हैं, का से कबूतर 1 2 3, या फिर आप उनको देखेंगे टेबल हम रटवाएंगे। ये शुरू की कक्षाओं में होता है, जैसे ही उससे अक्षर ज्ञान हो जाता है हम स्टेप बाय स्टेप उसको चीजें सिखाते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम उसको क्या करेंगे, वो हमारा ज्ञान का स्तर हो गया। फिर उसके बाद हम अगले स्टेप पे जाते हैं, हम उसको क्या करते हैं, बोध पर आते हैं। जब हम कोई चीज उदाहरण के द्वारा, ठीक है ना, हम किसी भी चीज से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, उदाहरण के द्वारा चीजें लाते हैं, तो वो हमारी क्या हो जाती हैं, बोध के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है ना। अब उस ज्ञान को, ठीक है ना, आप कोई भी आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, उस ज्ञान को जब हम प्राप्त करते हैं और प्राप्त करने के बाद उसको अपने जीवन में, अपने चीजों में जब हम लागू करते हैं, तो वो किस चीज पर आती हैं, आपके प्रयोग के आधार पर आती हैं। ऐसे ही करके वेंडुरा महोदय जो है उन्होंने जो है वो ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक विकास की जो है वो स्तर बताए थे। चलिए इसका फिर राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, हाँ गलत है, रोड गलत है, बट कुछ चीजें जो होती हैं वो क्या है आपकी, कुछ चीजें जो है आपको क्या करती हैं, आपके लिए जरूरी होती हैं। आपका क्योंकि वो स्मृति स्तर आपका होता है, वहां पर आपके चित्रों के माध्यम से, चीजों के माध्यम से वो चीजें आपको रटाई नहीं जाती, आपको वो इमेज याद दिलाई जा रही है, आपको चीजें बताई जा रही हैं। चलिए आपका आंसर क्या होगा इसमें, डी। चलिए प्याजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिर आज आपका सामना नहीं से हो रहा है, सही से नहीं दिख रहा है,
सही तो दिख रहा है भाई, यहाँ पे तो सब सही है। चलिए, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास की बात की जा रही है? संज्ञानात्मक विकास की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहां पर मेरी 12:30 बजे से क्लास होती है, यास्मीन जी मेरी 12:30 बजे से क्लास होती है आज, और कल मेरी 12:30 बजे से क्लास होती है। यहाँ पर हाँ, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सामाजिक अनुभव, ठीक है ना, सामाजिक अनुभव। ये तो आपका पेपर आउट हो गया भाई, इसके पहले ही आपको बताया गया था। चलिए, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान, बोध, प्रयोग और विश्लेषण। चलिए, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है, अभी आपको समझाया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए अभी आपको बताया गया था सबसे पहले। अभी प्रेरणा के स्रोत कौन से हैं, ठीक है ना, अभी प्रेरणा की बात की जा रही है और उसकी स्रोत की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो उसके स्रोत कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए आवश्यकता, ऑप्शन नंबर बी चालक, ऑप्शन नंबर सी प्रेरक, ऑप्शन नंबर डी इच्छा। चलिए, अभी प्रेरणा के स्रोत कौन से हैं? आंसर कीजिए। जी नहीं, इसका ऑप्शन डी नहीं होगा, प्रेरक होगा। प्रेरक ही किसी भी कार्य को आप जारी रख प्रारंभ करता है और जारी रखता है, ठीक है ना। तो चलिए, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभी प्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? प्रत्याशा सिद्धांत की बात की जा रही है, किसने दिया था? मैस्लो ने दिया था, हर्जबर्ग ने दिया था, वेक्टर ब्रूम ने दिया था, या स्किनर ने दिया था? आंसर कीजिए। चौबीस का साहब, यहाँ पर देखिए प्रवीण जी, यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास की बात कर रही है। सामाजिक अनुभव जो है वो आपके सामाजिक विकास की, व्यक्तित्व के विकास की बात आएगी। संज्ञान जो है आपकी भाषा में जो है, ये सामाजिक अनुभव जो है आपको क्या करता है, ये प्रभावित आपके संज्ञानात्मक विकास में नहीं करता है। आपके क्रियाकलाप भी करते हैं, परिपक्वन भी करता है। जब आप मेच्योर होते हैं तो आपकी बहुत सारी चीजें जो है अपने आप समझ आ जाती हैं। भाषा भी आपका विकास करता है संज्ञानात्मक विकास में, ठीक है ना। तो इस ऑप्शन, ये आपका सही ऑप्शन होगा, यहाँ पर नहीं की बात की जा रही है। प्लीज आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे नहीं की बात की जा रही है। तो सामाजिक अनुभव जो है वो संज्ञानात्मक, यानी संज्ञान की बात कर रहा है। संज्ञान, ज्ञान और समझ की जब बात की जा रही है तो वहां पे समाज नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, अभी प्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? नहीं, अभी प्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत मैस्लो का। मैस्लो कैसे दे रहे भाई? मैस्लो कैसे दे रहे हैं?
वेरी गुड वेरी गुड, इसका ऑप्शन नंबर सी विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया था। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्ध की अवधारणा किसने दी थी? पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्ध की अवधारणा किसने दी थी? गॉर्डन ने, सोलन ने, बर्टन हॉल ने या सिरिल बर्ट ने? फटाफट आंसर कीजिए इसका। आंसर कीजिए। यहाँ पर पिछड़े बच्चों की बात की जा रही है, शैक्षिक लब्ध की बात की जा रही है, ठीक है। शेल्डन ने तो पर्सनालिटी से संबंधित बात की थी। शेल्डन ने तो सामाजिक, चलिए पिछड़े बच्चों की बात क्या हो रही है? पिछड़े बच्चे किसके अंतर्गत आते हैं? पिछड़े बच्चे जो आपका अधिगम को वो सीखने में समय अधिक लगाते हैं, पिछड़े बच्चों की बात, या पिछड़े बच्चे उन्हें कहा जाता है जो सामान्य से अधिक समय लगाते हैं या वो कोई चीज सीखने में सबसे धीमी गति होती है, वो क्या होते हैं? पिछड़े बच्चों के अंतर्गत आते हैं। अब उनके लिए जो शैक्षिक लब्ध की जो अवधारणा है, शिक्षा, ठीक है ना, शैक्षिक लब्ध की जो बात की जा रही है उसको देने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? ऑप्शन नंबर 1 आपका गार्डन महोदय, दूसरा है सोनेल और तीसरा है आपका बर्टन महोदय और चौथा है आपका बर्ट महोदय। चलिए तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? ठीक है ना, आपका रोशा का जो आपका टेस्ट होता है, या तो आपका प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उन्होंने कितने कार्ड प्रयोग किए थे, किससे संबंधित प्रश्न है, ठीक है, या इन्होंने अपना जो टेस्ट किया था किस पे किया था, तो इससे संबंधित आपका प्रश्न बनता ही बनता है। ये आपको टॉपिक ऐसा है कि कोई ऐसे पेपर नहीं है जो आपके रोशा ना पूछे जाते हो। तो चलिए, पहला है आपका ऑप्शन व्यक्तित्व, दूसरा है आपका बुद्धि, तीसरा है आपका अभिरुचि, चौथा है आपका अभिक्षमता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं तरुण जी, कोई बात नहीं भाई। चलिए, रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? चलिए, व्यक्तित्व से संबंधित होता है। और बातें हम लोग रोशा के बारे में जो इससे संबंधित प्रश्न हमारे बनते हैं वो क्या है? सबसे पहला है ये आपका प्रक्षेपी विधि है, ठीक है ना, ये आपसे बहुत बार प्रश्नों में पूछा गया है। ये आपके रोशा का जो है वो प्रक्षेपी विधि है। इन्होंने कितने कार्ड का प्रयोग किया था? तो इन्होंने कितने कार्ड का प्रयोग किया था? 10 कार्ड का प्रयोग किया था। ये बात भी जानना आपके लिए जरूरी है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। बच्चों के सामाजिक विकास में विशेष महत्व है, किसका विशेष महत्व है? पहला ऑप्शन है आपका खेल, दूसरा ऑप्शन है आपका बाल साहित्य, तीसरा ऑप्शन है आपका दिनचर्या, चौथा ऑप्शन है आपका संचार माध्यम। चलिए, मुझे लगता है इस अभी प्रैक्टिस सेशन में सबसे आसान जो प्रश्न बना है आपका यही बना है, ठीक है ना, तो आपका प्रश्न, इसका आंसर जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। अमित जी, गुड आफ्टरनून। हाँ, आप सबके आंसर जो है वो सही हैं। चलिए, अब इसका आंसर करिए। इसका आंसर करिए। इसका आंसर क्या होगा?
सामाजिक विकास की बात की जा रही है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग, सामाजिक विकास की बात की जा रही है। बच्चों के, यास्मीन जी आपका आंसर सही है, आपका ऑप्शन नंबर ए, खेल के द्वारा बच्चे जब है जो क्या करते हैं, जब घर के बाहर निकलते हैं तब क्या करते हैं, उनका सामाजिक दायरा जो है वो बढ़ जाता है। सामाजिक दायरा जब बढ़ जाता है तो बच्चे कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते रहते हैं। तो हमारे 30 क्वेश्चन हो गए हैं और फिर आपको मैंने एक होमवर्क दिया है, एक प्रश्न दिया है, उस प्रश्न का आपको आंसर देना है। उस प्रश्न का आंसर आपको इसके कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, मनोवैज्ञानिक के नाम देना है। तो चलिए आज के लिए बस 30 आपके प्रश्न हैं। हम लोग कल आपको मिलेंगे 12:30 बजे इसी समय। अब आपका जो अगली क्लास होगी वो इन्वायरमेंट की होने वाली है, पर्यावरण की होने वाली है। तो हम लोग कल फिर एक नए प्रश्न के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।